Section 71. Service of summons on witness. However, anything contained in the preceding sections of this chapter, a court issuing a summons to a witness may, in addition to or simultaneously. In addition or simultaneously किसके? Section 64 या 66 के. उसके एडिशन या साइमल्टेनियसली में. सेक्शन 64 बात करता है समन्स सर्व करने की प्रक्रिया के बारे में बात करता है. 66 बात करता है कि जब बंदा मिला ही नहीं तो उसके एडिशन में या साइमल्टेनियसली आप क्या कर सकते हो, कोर्ट क्या कर सकती है, डायरेक्ट कर सकती है कॉपी ऑफ समन्स टू बी सर्व बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक मीन से जैसे स्टेट प्रिस्क्राइब करेगी, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से या डाक से भेज सकते हो. ठीक है, सर्विस ऑफ समन्स की बात कर रहा हूँ. एड्रेस कहाँ का होगा उस गवाह का, किस जगह पे, जहाँ पे वो रहता है या फिर बिजनेस करता है. सब सेक्शन 2. When an acknowledgement purporting to be signed by a witness or endorsement, कहते हैं कि एक्नॉलेजमेंट जो है वो या तो गवाह ने साइन कर दी या फिर पोस्टल एम्प्लॉय ने एंडोर्समेंट डाल दी कि उसने उसको बताया तो था, दिखाया तो था, उसने डिलीवरी लेने से इनकार कर दिया तो, या फिर इसके अलावा तीसरा पॉइंट कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से प्रूफ कर दिया डिलीवरी का. तो ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट मान लेगी कि भाई समन सर्व हो गए. 3 सिचुएशंस बताई हैं, साइंड बाय विटनेस, पोस्टल एम्प्लॉय की एंडोर्समेंट या फिर प्रूफ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन. सब चैप्टर बी वारंट ऑफ अरेस्ट शुरू हो गया. सेक्शन 72 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन. जो फॉर्म होगा, वारंट होगा, उसमें क्या क्या डिटेल्स होगी और अरेस्ट की ड्यूरेशन क्या होगी उस वारंट के तहत. एवरी वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड अंडर दिस संहिता शेल बी, पहला तो राइटिंग में होना चाहिए, साइंड बाय जज होना चाहिए, तीसरा शेल बेयर द सील ऑफ कोर्ट. 3 चीज़ों को याद रखना है, एमसीक्यू आता है. सब सेक्शन 2 ये इसमें से भी बहुत बड़ी एमसीक्यू आता है. अब चाहे फ्यूचर में ना आए क्योंकि अब प्रोपोजिशन बेस्ड ज़्यादा आते हैं, और प्रोपोजिशन बेस्ड एमसीक्यूज को जीतने का सिंपल इलाज है कि सिंघाल की किताब या परीक्षा मंथन की किताब, ऐसी किताबें आप अच्छे से गो थ्रू कर लो. 2 किताबें भी कर लो ना, 4 वॉल्यूम सिंघाल के, 1 वॉल्यूम एक ही आता है परीक्षा मंथन का, वो यही कवर करना है. इसके ऊपर ही आपकी 95% अबव एक्यूरेसी रेट हो जाए. इतना ग्रिप बना लो कि मतलब आप कोई भी रैंडम सैम्पलिंग करके क्वेश्चन आंसर करो तो आपके 95% से ज़्यादा ही आए हमेशा मार्क्स. तो आप इतनी एक्यूरेसी हो जाए तो प्री आपका पक्का निकलेगा. ठीक है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस. सो सबसेक्शन 2 says every such warrant shall remain in force until it is cancelled by the court or until it is executed. यहाँ तो एग्जीक्यूट हो जाएगा वारंट, अरेस्ट करके बंदा हाजिर हो जाएगा, या फिर कैंसिल कर देगी कोर्ट. ये चीज़ है. Section 73 Power to direct security to be taken. Any court issuing a warrant for the arrest of any such person may in its discretion, अपनी ही मर्जी से, मैं जज हूँ, मैंने वारंट इशू किया, मैं अपनी ही मर्जी से या तो डायरेक्ट कर दूंगा बाय एंडोर्समेंट ऑन दैट वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटीज फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड देयरआफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall take security and shall release the person from custody. कहता कि मैंने एनबीडब्ल्यू इशू कर दिए, अवेलेबल वारंट इशू कर दिए, सपोज सब्जेक्ट टू द श्योरिटी ऑफ 5000 रुपीज़. पुलिस वाले आपने अरेस्ट किया, बंदा श्योरिटी भरवा दी, और सब्जेक्ट टू द वारंट इज डायरेक्टेड शैल टेक सच सिक्योरिटी एंड रिलीज. वो सिक्योरिटी आपसे ले लेगा पुलिस वाला. अब पुलिस वाले हो उस विटनेस से ले लोगे तो फिर बाद में उसको रिलीज कर दोगे और कह दोगे कि इतनी तारीख को हाजिर हो जाना, या फिर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, यानी कि मैंने अगर बेलेबल इशू की है तो वो अगली तारीख को कोर्ट पे आ गया, उसने चाहे सिक्योरिटी पे वगैरह कुछ नहीं करी, ऐसे ही आ गया, तो मैं रिकॉल भी करने की पावर रखता हूँ. ज़रूरी नहीं कि अब कोर्ट में वो गवाही देने आया मैं पहले ये सारे काम करने स्टार्ट कर दूँ कि भाई सिक्योरिटी लो ये वो. अब वो आ ही गया, मेरा पर्पज ही सॉल्व हो गया कोर्ट का, तो अब मैं ये सब थोड़ी ना करूँगा. अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, बात छोटी है लेकिन प्रैक्टिकली बड़ा असर है इसका. Any court issuing a warrant for arrest, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, of any person may in its discretion by endorsement on the warrant that if such person execute a bail bond with sufficient sureties for his attendance. तो वारंट के ऊपर वो लिख सकता है कि वो बेल बॉन्ड फर्निश करेगा subject to sufficient sureties at specified time thereafter until otherwise directed by the court. The officer to whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person. ठीक है, ये है. The endorsement shall state the number of sureties. एंडोर्समेंट स्टेट करेगी नंबर ऑफ श्योरिटीज़ कि कितने श्योरिटी भरने हैं, कितने की भरनी है और कौन से टाइम पर आना है, ABC. सब सेक्शन 3 Whenever security is taken under this section, the officer to whom the warrant is directed shall forward the bond to the court. यानी कि सिक्योरिटी जब ले लिया इस सेक्शन में तो ऑफिसर जिसको ये वारंट डायरेक्ट किया था वो फॉरवर्ड कर देगा बॉन्ड को कोर्ट में. बॉन्ड क्या होता है, कंडीशन होती है उसमें कि भाई आप इतनी इतनी तारीखों पे हाजिर होते रहोगे.
सेक्शन 75 वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, किसी भी बंदे को डायरेक्ट किया जा सकता है। ये अब डबल टिक क्यों लगाए हैं, क्योंकि इसमें से एमसीक्यू आता है। सीजीएम या जेएमएफसी, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, या जेएमआईसी भी नहीं, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास रटना है, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की ऑप्शन वो दे देते हैं। बंदा कहता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एक ही दूसरे का रेफरेंस, ये नहीं, टू द पॉइंट रहना है। सीजीएम और मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात की गई है, इसके ऊपर आता है एमसीक्यू, ठीक है। इस हिसाब से फ्रेम करनी पड़ेगी सीआरपीसी सारी, बीएनएसएस सारी, सेक्शन भी सारे रटने होंगे। आई एम यूजिंग द वर्ड रटना, क्योंकि रटना ही वो मांगते हैं। जहाँ पे रटना मांगते हैं वहाँ पे रटना पड़ेगा। जहाँ पे प्रोपोजिशन का लीगल एक्यूमेंट आपका देखें, वो उसके हिसाब से आपको जज किया जाएगा। लीगल एक्यूमेंट बढ़ाने के लिए पीवाईक्यूज पढ़ने पड़ेंगे। जैसे एक केस था कि एक बच्चा था, मैंने डंडे से बंदे को मारना था, बंदे ने बच्चा के बेबी कैरी किया हुआ था, अंधेरे का वक्त था, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही थी, एकदम अमावस की रात थी समझ लो, और मैंने डंडा मारा बंदे के, बच्चा गया मर। मेरे को किस चीज़ की सज़ा होगी? केस में सज़ा हुई थी हर्ट की। अब आप कहोगे ये क्या यार, ये तो फैसला ही गलत है, बच्चे की तो डेथ होगी। नहीं, कोर्ट सेज इंटेंशन इज टू बी पनिश्ड, और ये 250 साल पुराने केस लॉ में भी यही हेल्ड हुआ था, 200 साल पुराने वाले में भी यही हेल्ड हुआ था, 50 साल पुराने में भी यही हेल्ड हुआ था, और आजकल भी ऐसे ही हेल्ड होता है। ग्रीवियस हर्ट या हर्ट में सज़ा दे दी जाती है। इसके ऊपर एमसीक्यू जुडिशरी में आ चुका है। तो ये लीगल एक्यूमेंट आपका कर करके ही शार्प होगा। ये मेरे को किसने बताया? जब मैंने सॉल्व किए, मैंने उसके ऊपर रिसर्च करी, जो मेरी गलती है उनके ऊपर मैंने फर्दर रिसर्च करी, तो मैंने ये आंसर पाया। जो जजमेंट ने हेल्ड किया था वो जजमेंट भी पढ़ी, सिर्फ इसलिए कि मुझे समझ आएगी क्यों। रटना नहीं है एमसीक्यू, रटने सेक्शंस हैं, एमसीक्यू समझने हैं। सो दिस इज द थिंग। सेक्शन 75 में कंटिन्यू कर रहा हूँ। वारंट मे बी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन, सीजीएम या एमएफसी may direct a warrant to any person with his local jurisdiction for the arrest of any, किसके अरेस्ट के लिए? या तो भागे हुए कॉन्विक्ट के लिए, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर के लिए, या ऐसे बंदे के लिए जिसके ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस का एक्यूजेशन है और वो अरेस्ट से भाग रहा है, तो वारंट ऑफ कोर्स इशू करेगा, बाय लॉजिक करेगा जज, ठीक है। बेलेबल क्यों नहीं लिखा है यहाँ पे ऑफेंस? क्योंकि बेलेबल में तो हर कोई बेल करवा ही लेता है, बेलेबल में तो एज अ मैटर ऑफ राइट बेल मिलती है। सब सेक्शन 2, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसीट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट इट if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge. कहते कि such person shall acknowledge in writing the receipt receiving of warrant and shall execute. जिस बंदे को वारंट डायरेक्ट किया गया, ठीक है, वो क्या करेगा? राइटिंग में रिसीविंग लेगा, रिसीट लेगा और एग्जीक्यूट करेगा उसको। और जो बंदा जिसकी अरेस्ट के लिए इसको इशू किया गया था, उसके चार्ज, उसके एरिया में वो आता है। इफ द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट इट वाज इशूड इज इन और एंटर्स ऑन एनी लैंड और अदर प्रॉपर्टी अंडर हिज चार्ज, तो वो एग्जीक्यूट तब कर सकता है जब उसके चार्ज वाली प्रॉपर्टी में, उसके एरिया में आ गया। व्हेन द पर्सन अगेंस्ट हुम सच वारंट इज इशूड इज अरेस्टेड, जिस बंदे के खिलाफ वारंट इशू किए गए वो अरेस्ट हो गया, तो उसको नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास भेज दिया जाएगा, जो वो पुलिस ऑफिसर उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा, अनलेस सिक्योरिटी इज टेकन अंडर सेक्शन 73, ठीक है। सिक्योरिटी लेकर अगर छोड़ दिया तो बात अलग है, सिक्योरिटी लेकर छोड़ दिया तो भागेगा नहीं। सिक्योरिटी एक तो दी है उसने, और ऊपर से सिक्योरिटी में कंडीशन होती है कि आपको सो टाइम में आना पड़ेगा। सो अगेन बात वही है, या तो अरेस्ट करके हम उसको लेके सिक्योरिटी फिनिश कर दी तो सिक्योरिटी पर तो वो आएगा ही। सेक्शन 76, वारंट डायरेक्ट किया पुलिस ऑफिसर को। A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer. एक पुलिस ऑफिसर मैं जो मैंने डायरेक्ट किया आपको, आप पुलिस ऑफिसर हो, अब आपने अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट कर दिया। It may also be executed by any other police officer. A warrant directed to any police officer may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed. मैंने आपको दिया, आपने एंडोर्स कर दिया नेम अपने दोस्त पुलिस ऑफिसर का, तो अब वो वाला पुलिस ऑफिसर भी उसको एंडोर्स करवा सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है। पॉइंट क्या है? वारंट की एग्जीक्यूशन मैंने आपको दिया, आपने फर्दर दे दिया, ठीक है, बाय नेम एंडोर्समेंट करनी है। सेक्शन 77, नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट। द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल नोटिफाई द सब्सटेंस देयरऑफ टू द पर्सन टू बी अरेस्टेड। आप पुलिस वाले हो, आपने एग्जीक्यूट करना वारंट ऑफ अरेस्ट, आप जिसको अरेस्ट करने जा रहे हो आप उसको सब्सटेंस दोगे। सब्सटेंस क्या है? मतलब कंटेंट्स बताओगे कि इस वजह से तेरे खिलाफ वारंट है, और
ज़रूरत पड़े तो आप उसको वारंट दिखा भी दोगे कि ये देख ये वारंट है, और उसका फंडामेंटल राइट की बात आ जाती है ना, तो उसको बताना पड़ता है कॉन्टेंट्स के हैं, क्या सब्सटेंस है या क्या वारंट है, ठीक है, उसका राइट है। सेक्शन 78, पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर कोर्ट विदाउट डिले। बंदे को अरेस्ट कर लिया तो सब्जेक्ट टू 73, मतलब सिक्योरिटी पे रिलीज़ कर दिया, बात अलग है, रिलीज़ कर दिया तो भी वो कोर्ट में हाजिर हो गई। तो अगर अरेस्ट ही करे रखा है तो विदाउट अननेसेसरी डिले उसको कोर्ट के सामने पेश करना होगा, ठीक है, और किसी भी हाल में 24 घंटे से ज़्यादा एक्सक्रीड नहीं होना चाहिए। एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी, इसमें एक्सक्लूड करना है प्लेस ऑफ अरेस्ट से कोर्ट तक आने का समय एक्सक्लूड करना है, ठीक है, ये चीज़। सेक्शन 79, वारंट वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट कैन बी एग्जीक्यूटेड एट एनी प्लेस इन इंडिया। सेक्शन 80, लास्ट सेक्शन, वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिस्डिक्शन, मैं जज हूँ, मैं एग्जीक्यूट करवाना चाहता हूँ, ठीक है, वारंट को, तो अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर का एक वारंट पे एग्जीक्यूट कराना है तो मैं फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ, डायरेक्शन भी दे सकता हूँ, फॉरवर्ड भी कर सकता हूँ। ये फॉरवर्ड वाला सेक्शन है, इसमें फॉरवर्ड का कंसेप्ट डिस्कस किया गया, देख लेते हैं। When a warrant is to be executed outside the local jurisdiction of the court, issuing it, such court may, instead of directing the warrant to a police officer within its jurisdiction, forward it by post or otherwise to any executive magistrate, ठीक है। अगर मैंने डायरेक्ट नहीं किया पुलिस ऑफिसर को अपनी जुरिस्डिक्शन में, तो मैं डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दूंगा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, उस शहर के डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को या कमिश्नर पुलिस को, जिसकी इलाके में उसको एग्जीक्यूट करवाना है, एंड द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर शैल एंडोर्स हिज नेम देयरऑन, ठीक है, एंड कॉज इट टू बी एग्जीक्यूटेड। मैं बाय पोस्ट या किसी और तरीके से उस ईएम, डीएसपी या सीपी को भिजवा दूंगा, वो अपना नेम का एंडोर्स करके एग्जीक्यूट करवा देंगे, सिंपल प्रोसेस। सबसेक्शन 2, द कोड इशूइंग वारंट अंडर सबसेक्शन 1 शैल फॉरवर्ड अलॉन्ग विद द वारंट द सब्सटेंस ऑफ द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट द पर्सन टू बी अरेस्टेड टुगेदर विद सच डॉक्यूमेंट। कोड जो इशू करेगी, फॉरवर्ड करेगी, वारंट के साथ साथ सब्सटेंस ऑफ इंफॉर्मेशन भी देगी, क्यों अरेस्ट किया जाना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स भी साथ में देगी, ताकि जब वो उसको कोर्ट एक्ट करेगी सेक्शन 83 में। सेक्शन 83 का प्रोसेस क्या है, वो ये प्रोसेस है कि वहाँ जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वहाँ के जज के सामने भी तो पेश करवाना बंदा, या वापस इधर लाया जा सकता है या उधर भी पेश करवाया जा सकता है, तो उधर वाले जज को डॉक्यूमेंट्स तो मिलने चाहिए। तो मैं जब भेजूंगा तो डॉक्यूमेंट्स के साथ वारंट भेजूंगा, ताकि उधर की कोर्ट ही डिसाइड कर ले कि बेल दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए ऐसे केस में। तो एग्जैक्टली क्या है प्रोसेस, ये हम नेक्स्ट लेक्चर सेक्शन 83 में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।